Hello and welcome everyone to St. John David online classes. Today in this class we will discuss about cellular respiration, that is the topic of your chapter life processes. So please subscribe this video as well as click the bell icon to get the regular notification regarding the videos. So let's get started. Students, in the previous video we discussed about the nutrition in organism. In the previous section we all discussed types of nutrition and how nutrition are being processed in an organism. Now in this video we will discuss that, as told earlier, glucose was formed and this glucose was deposited in the cells through the blood. ग्लूकोज जो है ब्लड के द्वारा फाइनली पहुंचा दिया गया था सेल्स के अंदर. अब सेल जो है इन ग्लूकोज का करेगा क्या, इन ग्लूकोज से बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी. तो जो सेल होता है वो ग्लूकोज जो सेल के अंदर पहुंचता है उस ग्लूकोज को सेल अपने अंदर ब्रेक डाउन करना चाहता है, उसको तोड़ना चाहता है, ताकि उसको तोड़ के वो एटीपी का फॉर्मेशन कर सके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन कर सके. और ये एटीपी क्या है, एनर्जी की करेंसी. आप सबको ये चीज़ मालूम है. तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उनमें जो ग्लूकोज है वो फाइनली सेल्स के अंदर पहुँच जाता है और उस ग्लूकोज से बॉडी को एनर्जी बनानी होती है. तो उसके लिए उस ग्लूकोज को तोड़ना पड़ता है एटीपी को बनाने के लिए. अब दिस ब्रेक डाउन इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ये तोड़ा कैसे जाए ग्लूकोज को, इसका तरीका अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है. जैसे कि सम यूज़ ऑक्सीजन, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज. मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. और उस ग्लूकोज को वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं. और कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऐसा तरीका अपनाते हैं जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना हो, बिना ऑक्सीजन इन्वॉल्व किए वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं. ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. इसमें ग्लूकोज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. तो ये दो तरीके से ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को अपने अंदर तोड़ते हैं. एक ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बिना ऑक्सीजन को इन्वॉल्व किए ग्लूकोज को तोड़ने का काम करते हैं. तो इन सारे केसेस में जो ग्लूकोज का टूटना है, उस ग्लूकोज के टूटने पे एक चीज़ जो सबसे पहले बनेगी दोनों केसेस में, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों केसेस में पायरुवेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. फ्रॉम ग्लूकोज पायरुवेट मॉलिक्यूल आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन बोथ द वेज. दोनों तरीकों से ग्लूकोज जो है वो पहली स्टेप में पायरुवेट में ही कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे मैं आपको डिफिनीशन दे रहा हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करके. एंड वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ रेस्पिरेशन वेयर ग्लूकोज इज broken down without oxygen, without involving oxygen. Glucose are being broken down and this anaerobic respiration produces lactic acid rather than carbon dioxide and water. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, एनर्जी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है. लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो उस केस में एनर्जी बनती है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता है. सो दिस एनर्जी रिलीज इन एरोबिक प्रोसेस इज़ ग्रेटर दैन एनर्जी रिलीज इन एनारोबिक प्रोसेस. तो कह रहा है कि दोनों केसेस में, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों केसेस में एनर्जी बनती है. लेकिन जो एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में बनती है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस तरीके से जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन. विदाउट ऑक्सीजन के थ्रू जो एनर्जी बनती है उसके मुकाबले एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है वो ज़्यादा होती है.
तो कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे मसल्स के सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और एनर्जी की चाहिए होती है, जैसे हम बहुत ज़्यादा जब एक्सेस काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है। बाय द वे, हो सकता है किसी कारण से अगर शरीर में मसल्स में, क्योंकि मसल्स काम करते वक्त क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, तो उसके लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस ज़्यादा आप अगर काम कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत का अगर काम हो रहा है, तो उस केस में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, और किसी वजह से अगर ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हो रही है, लैक हो रहा है, तो हमारे मसल सेल्स क्या करते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू वो रेस्पायर करने लगते हैं। मतलब एनर्जी को पाने के लिए वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी में वो पायरुवेट को तोड़ने लगते हैं एनर्जी में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब चीज़ें टूटती हैं तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो जब एक्सेस मेहनत होती है तो ऑक्सीजन अगर कम मिल रही है बॉडी को, तो बॉडी जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, जिससे कि एनर्जी तो बनती है लेकिन उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी होता है। और यही जो लैक्टिक एसिड है, इसका जब फॉर्मेशन मसल्स में होने लगता है तो हमारे शरीर में दर्द महसूस होता है, हम थकने लगते हैं और फाइनली हम काम को बंद कर देते हैं। इस तरीके से ये एक तरीके का सिग्नल भी होता है कि नाउ योर बॉडी इज़ गेटिंग टायर्ड, नाउ यू हैव टू स्टॉप द वर्क। तो ये जो बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है और बॉडी बहुत ज़्यादा थकने लगती है, वो ड्यू टू द बिल्डिंग ऑफ लैक्टिक एसिड इन द बॉडी, क्योंकि उस वक्त बॉडी जो है एनारोबिक तरीके से रेस्पायर करती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और हमें दर्द महसूस होने लगता है। मैं इस चीज़ को पूरे को आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले ग्लूकोज है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेक होता है, किसमें? पायरुवेट में ब्रेक होता है। तो ये तो एनारोबिक में भी कॉमन है और एरोबिक में भी कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है कि ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होना ही होना है। अब यहाँ पे 3 केसेस आते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जैसे कि ईस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट कन्वर्ट होता है, तो क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनता है। मींस ईस्ट अपने अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इस पायरुवेट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उसके साथ साथ 2 प्रोडक्ट और बनते हैं। कौन कौन से? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा केस है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जैसे कि मैंने बताया, ह्यूमन सेल्स में, मसल सेल्स में जब आप ज़्यादा काम करने लगते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे रेस्पिरेशन में, ऐसे समय में जब पायरुवेट को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो उस समय लैक्टिक एसिड एज वेल एज एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और यही लैक्टिक एसिड जो है आपके बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, जिससे कि पेन महसूस होना शुरू हो जाता है। और थर्ड केस है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी में कन्वर्ट होना होता है, तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और इसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं। पहला बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और फाइनली जो है एनर्जी लिबरेट होती है। और इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो आई थिंक विद दिस डायग्राम द फैक्ट्स वर क्लियर। नाउ एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया, एटीपी का फॉर्मेशन, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होके एनर्जी रिलीज़ हो गई, एनर्जी बन गई। तो अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, इसको तुरंत इस्तेमाल किया जाता है बॉडी के अंदर, सो दैट बॉडी कैन सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। इस एनर्जी को प्रोसेस में लाया जाता है और इससे एक मॉलिक्यूल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं एटीपी। और यही एटीपी जो है एज अ फ्यूल की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है बॉडी के एक्टिविटीज़ के लिए या सेल की एक्टिविटीज़ के लिए। अब ये एटीपी जो है बॉडी तोड़ती है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एटीपी मॉलिक्यूल्स को वो तोड़ती है, और एनर्जी जो है वो जो इस एटीपी के टूटने की वजह से निकलती है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करती है
सेल के अंदर जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते रहते हैं, उस एंडोथर्मिक रिएक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए उस एनर्जी का इस्तेमाल बॉडी करती है। तो एक बार मैं यहाँ पे फिर से समराइज़ कर रहा हूँ कि जो एनर्जी रिलीज़ हुई है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेक होने की वजह से, उस एनर्जी से बनता है एटीपी। अब ये एटीपी एज अ फ्यूल काम करता है। कैसे? कि सेल्स के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं, जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? ये एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं, ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए। तो वही एनर्जी एटीपी तोड़ के प्रोवाइड करता है बॉडी को, जिससे कि उस बॉडी के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शंस आसानी से हो सकें। तो इस तरीके से जो एरोबिक रेस्पिरेशन का तरीका है, ये प्लेनली डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे, और इस वजह से जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो ऑक्सीजन से अपने अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वो अपने सेल्स में एनर्जी लिबरेट कर सकें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। So this was all about today's video. I hope you liked the video. If you liked the video, please like it, share and subscribe the video, and wait for the next video. Thank you.